हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इशिका और आज मैं लेके आई हूँ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बॉन्ड पैरामीटर्स। तो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि यूनिट 4 है बीएससी 4 सेमेस्टर केमिस्ट्री में, पार्ट 2 इसका होने वाला है आज। तो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी, डाइपोल मूवमेंट, ये सारे मैं आपको समझाने वाली हूँ बेसिकली। ठीक है, एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बीएससी केमिस्ट्री हब। यहाँ पर आपके लिए सारी ही वीडियोज़ अपलोडेड हैं जो भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड है। यूनिट 2 और यूनिट 3 मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ कम्प्लीटली, और इसके एमसीक्यू भी मैं लगवा चुकी हूँ। यूनिट 2 और यूनिट 3 पूरी तरीके से कंप्लीट है। यूनिट 4 अब हमारी चल रही है, जिसमें बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। ठीक है, सो ये सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए तो है ही, बाकी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका सिलेबस सेम है ना, अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपका ये यूनिट अगर आपके सिलेबस में है तो आप इसे देख सकते हैं वीडियो को, जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगी बॉन्ड पैरामीटर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बॉन्ड लेंथ। व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? तो बॉन्ड लेंथ आप समझते हो, मान लो ये एक बॉन्ड मैंने बनाया, ठीक है, मैंने बनाया HCl। अब इनके बीच में जो ये बॉन्ड है इसको बोलते हैं बॉन्ड। बॉन्ड बनता कैसे है? अगर मैं आपसे बात करूँ तो बॉन्ड जो बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है ना। किसने बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से। मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी शेयरिंग से क्या बन गया? एक बॉन्ड बन गया। तो वन बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, आई हैव अ पेज हियर। देखो क्या होता है, मान लो ये आपका एक HCl है ना। HCl आपने बनाया, व्हाट इज, एक सेकेंड, आपने बनाया HCl। अब मान लो आपने बनाया पहले H और ये हमारा Cl, ठीक है, HCl आपने ये बनाया। अब इनके जो बॉन्ड बनेगा वो कहाँ से बनेगा? मान लो ये H है हमारा, इन दोनों का न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, इसी को क्या बोलते हैं हम? बॉन्ड लेंथ। व्हाट वी कॉल्ड? बॉन्ड लेंथ। इसे ही हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अब अगर आगे बात करती हूँ तो मैं यहाँ पर वही लिखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। 2 न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस को ही बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। अब आपको पता होगा कि कई तरह के बॉन्ड होते हैं। मान लो कहीं सिंगल बॉन्ड होगा, कहीं डबल बॉन्ड होता है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इनको बोलते हैं बॉन्ड। अगर आपके पास कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ आपकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये होता है एंगस्ट्रॉम का मतलब। अगर आपका मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है तो 1.39, देन अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आता है तो 1.20 एंगस्ट्रॉम। फिर ऐसे ही करके आपका जो भी है ये बॉन्ड लेंथ आती है। ठीक है, अब जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। मैं यहाँ लिखती हूँ कि बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब बॉन्ड लेंथ आपको पता चल गया क्या होता है, और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है वो मैं आपको देखो यहाँ समझाती हूँ। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि कितने आपके बॉन्ड बने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम। 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड बने हैं। अगर मान लो सिंगल बॉन्ड बना है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, डबल बॉन्ड बना है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, अगर ट्रिपल बॉन्ड बना है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका 3। क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका? 3। यहाँ तक समझ आया? अब अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। इसका मतलब अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। अगर आप बात करो डबल बॉन्ड में तो डबल बॉन्ड बढ़ा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, यानी कि बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो जैसे जैसे आपके बॉन्ड बढ़ते जाते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। वहीं यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ है 1.54, जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड पर पहुंचे तो कम हो गई। इसका मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो आपकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। अब इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपका ये CCl वाली इंपॉर्टेंट है कि कितनी बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन और हेलोजन में, यानी कि कार्बन और क्लोरीन में कितनी बॉन्ड लेंथ होती है, तो 1.77 एंगस्ट्रॉम हाईएस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि ग्रेटर द S कैरेक्टर स्मॉलर विल बी द ऑर्बिटल एंड स्मॉलर विल बी द बॉन्ड लेंथ। मतलब कि जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होगा उतना ही स्मॉलर आपका ऑर्बिटल होगा एंड स्मॉलर विल बी द बॉन्ड लेंथ। मतलब आपको पता है कि S जो होता है 1s 2s वो उनका साइज छोटा होता है, और जितना साइज एटम का छोटा होगा उतना ही क्या होगा वहाँ पर ऑर्बिटल छोटा होगा। उसका ऑर्बिटल छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी छोटी होगी। ठीक है, द बॉन्ड लेंथ इन हाइड्रोकार्बन इज इन द ऑर्डर। अब देखो यहाँ पर अगर बात करो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो अब देखो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किस में होगी? सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1। फिर यहाँ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ कम हुई, फिर बॉन्ड लेंथ और कम हुई। तो ये है हमारा बॉन्ड ऑर्डर का ट्रेंड। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब ये ऑफ प्रिंसिपल यहाँ पर मेंशन है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो तो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में फिल करते हो। ये हमें ऑफ ने बताया था कि जैसे पहले 1s में भरोगे, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी की तरफ चलोगे, तो पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s में, इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो। यहाँ तक समझ आया? फिर से ये कुछ बॉन्ड लेंथ गिवन है, तो ये सब बॉन्ड लेंथ है, आपको उसकी इतनी
पढ़ना था कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, और ये वाला ऑर्डर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आता है आपका बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है कि मान लो ये आपने बॉन्ड बनाया, अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे उसी को? बॉन्ड एनर्जी। व्हाट वी कॉल बॉन्ड एनर्जी। मान लो द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जरूरत होती है उसी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। द ग्रेटर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। जैसे मैं बोलूँ H2, क्या बोला मैंने? एग्जाम्पल आपको दिया मैंने H2 और दूसरा दिया मैंने HF। अब देखो H2 और HF, यहाँ H2 में H सिंगल बॉन्ड H है और यहाँ HF में H सिंगल बॉन्ड F है। फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। यहाँ दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा वहाँ आपकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है। द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ हेलोजन एसिड्स। अब हेलोजन एसिड मतलब HF है ना, HCl, फिर आपका HBr आता है, फिर आपका HI आता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, देन क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, इसी वजह से बॉन्ड एनर्जी भी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होगी। ठीक है। द बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। इस तरीके से बॉन्ड एनर्जी घटती है, सबसे ज़्यादा sp, फिर sp2 और फिर sp3। अभी आपने यहाँ पे देखा है ना कि S कैरेक्टर अगर ज़्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है। और बॉन्ड लेंथ कम होने का मतलब क्या है? मान लो कहीं पे छोटा बॉन्ड है ना, कहीं पे हमारा जो बॉन्ड है वो बॉन्ड लेंथ स्मॉलर है और कहीं पे बॉन्ड लेंथ ग्रेटर है। तो जो बॉन्ड लेंथ छोटी है, दोनों पास पास हैं, तो उनको बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और जो दूर दूर हैं हम थोड़ी सी एनर्जी लगाएंगे बॉन्ड तोड़ सकते हैं। तो sp वाले में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है, फिर sp2 में, फिर sp3 में। sp3 का मतलब कि थोड़ा दूर दूर न्यूक्लियस हो गया है ना, सबका जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ गई है। ग्रेटर द S कैरेक्टर, वही हमें हमने पढ़ा कि जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होता है उतनी कम बॉन्ड लेंथ होती है। समझ आया बॉन्ड एनर्जी? अब देखो ये छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। इससे ज़्यादा आपको कुछ पता करने की जरूरत नहीं है। अब आता है पहले छोटा सा एक टॉपिक बॉन्ड एंगल, वो आपको समझाती हूँ, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? द एंगल बिटवीन द, एक सेकेंड, द एंगल बिटवीन द नियरेस्ट एटम्स टू द सेंट्रल मेटल एटम ऑफ मॉलिक्यूल। अब मान लो सेंट्रल एटम कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने बोला H2, क्या मॉलिक्यूल है हमारा? H2O। अब अगर मैं H2 में बात करूँ तो H2 में आपका सेंट्रल मेटल एटम क्या है? O, है ना। इधर H होता है, इधर H होता है, तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो इनके बीच का एंगल होता है। द एंगल बिटवीन द टू नियरेस्ट एटम, दो नियरेस्ट एटम के बीच का एंगल ही क्या कहलाता है? बॉन्ड एंगल। अब कुछ कंपाउंड है जिसमें आपको बॉन्ड एंगल याद रखने की जरूरत है, जैसे NH3 में कितना आता है? 107 आता है। CH4 में 109 आता है। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल शेप होती है। क्योंकि अगर आपने ये सेकंड चैप्टर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर पढ़ना, वहाँ पे मैंने बताया टेट्राहेड्रल क्या होता है ना। और जितनी भी शेप्स बनती है, पिरामिडल, बेंट शेप, वो सब मैं आपको समझा के आई हूँ, वहाँ जाके आप एक बार उसको देखना जरूर। फिर H2 का बॉन्ड एंगल होता है 104, PH3 93 होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ NH3, कि बताओ NH3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है? तो 107 होता है। CH4 में कितना होता है? H2 में कितना होता है? ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, बॉन्ड एंगल भी समझ आया आपको। अब आता है बॉन्ड ऑर्डर, मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब आता है डाइपोल मूवमेंट। व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट? आई विल डिस्क्राइब यू। सबसे पहले मैं समझाती हूँ डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट का मतलब समझो कि मान लो आपने एक मॉलिक्यूल लिया HCl, ठीक है। अगर मैं बात करूं HCl कैसे बना है, तो H सिंगल बॉन्ड Cl ऐसे ही बना है। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आपको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ये भी हमें पता है। अब ये जो बॉन्ड बना है ये कितने इलेक्ट्रॉन से बना है? 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। Cl मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये Cl क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, है ना, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इस पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ तक समझ आया? दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। आपने कंपाउंड बनाया HCl, ठीक है। कौन सा बॉन्डिंग थी? कोवलेंट बॉन्डिंग थी। एक चीज़ याद रखना कि अगर आप बात कर रहे हो कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, तो कोई भी बॉन्ड नेचर में 100% एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि आप बोलो कोवलेंट बॉन्ड तो 100% कोवलेंट होगा, नहीं, वहाँ आयनिक कैरेक्टर भी होगा, कोवलेंट कैरेक्टर भी होगा। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि यहाँ मैंने बोला कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड बना, कोवलेंट बॉन्ड अगर हम किसी को बोल रहे हैं तो कोवलेंट बॉन्ड हमने किस बेसिस पर बोला? इसलिए नहीं कि वो 100% कोवलेंट था, नहीं,
मान लो 70% वहां पर आपका आया कोवलेंट कैरेक्टर और 30% आपका आया आयनिक कैरेक्टर। तो जो ज्यादा है मेजोरिटी में कौन है, मेजोरिटी में हमारा 70%, तो कोवलेंट कैरेक्टर मेजोरिटी में था इसलिए हमने उसको बोल दिया कोवलेंट बॉन्ड। सेम एज इट इज आयनिक के केस में होता है, आयनिक बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ देखो कि HCl था, कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ था, बहुत बढ़िया। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जब इसने अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी तो इस पर कैसा चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लिए तो पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर कैसा आया, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये जो पार्शियल है इसका मतलब होता है हाफ। जब तक बॉन्ड आपका नहीं टूटेगा तब तक आप पार्शियल लगाओगे, जब पूरी तरीके से बॉन्ड टूट जाता है तो आप नेगेटिव पॉजिटिव लगाओगे। यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ देखो आपका क्या बन गया, H सिंगल बॉन्ड Cl, इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। इसको बोलेंगे हम नेगेटिव पोल। क्या बोलेंगे इसको हम, नेगेटिव पोल, व्हाट वी कॉल्ड नेगेटिव पोल। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे पॉजिटिव पोल। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव पोल। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पोल जनरेट हुए, 2 पोल जनरेट हुए, तो इसी का नाम होता है डाइपोल। क्या बोलेंगे हम इसको, व्हाट वी कॉल डाइपोल। 2 पोल तो डाइपोल। अब यहाँ पर इसको मेजर करने के लिए एक होता है डाइपोल मूवमेंट। क्या मेजर करने के लिए होता है, डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट कैसे मेजर करते हैं, तो डाइपोल मूवमेंट को आप दिखाओगे म्यू से। म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। क्यू इंटू डी का मतलब क्या है कि क्यू का मतलब है चार्ज, क्यू का मतलब क्या है आपका चार्ज, है ना, और डी का मतलब है सेपरेशन या डिस्टेंस आप बोल सकते हो, सेपरेशन। जैसे कि आपका यहाँ पर चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब मान लो इसने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी तो इस पर पार्शियल नेगेटिव है, जितना भी नेगेटिव है दोनों सेम होंगे। अगर यहाँ -5 है तो यहाँ +5 होगा। तो जो भी आपका चार्ज है विदाउट साइन आप यहाँ पे रखोगे, क्यू मतलब चार्ज, 5 आया तो 5, और डी मतलब डिस्टेंस। दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, इसी को बोलेंगे डी। तो ये होता है डाइपोल मूवमेंट। कैलकुलेट करने के लिए डाइपोल मूवमेंट कि क्यू इंटू डी, क्यू मतलब चार्ज और डी मतलब सेपरेशन। समझ आया डाइपोल मूवमेंट। अब अगर आप इसकी यूनिट की बात करते हो तो मैं यूनिट बताती हूँ। चार्ज मतलब कुलाम, सबको पता है चार्ज की यूनिट कुलाम होती है। डी मतलब सेपरेशन, डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, कुलाम मीटर। अब बोलो तो ऐसा यूनिट इसकी हो गई कुलाम मीटर, या फिर इसको बोलते हैं डिबाई। क्या बोलेंगे, डिबाई, डिबाई। इसको आप डी से भी दिखा सकते हो, कैपिटल डी। तो ये दोनों यूनिट्स है, इंपॉर्टेंट है। डाइपोल मूवमेंट का केस समझ आया। अभी यहाँ पर आइए, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि डाइपोल मूवमेंट क्या है। देखो तो यहाँ लिखा है डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, डाइपोल मूवमेंट। क्यू मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डी मतलब डिस्टेंस। यूनिट क्या होती है, डिबाई, या फिर आप कुलाम मीटर भी लिख सकते हो, CM। ठीक है। इफ अ मॉलिक्यूल हैज अ रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट 0 तो इट इज पोलर। मॉलिक्यूल 0 नहीं है तो नॉन पोलर। समझाती हूँ कैसे, पोलर नॉन पोलर का केस समझाती हूँ। एक होता है पोलर बॉन्ड, पोलर। पोलर, पोलर का मतलब होता है जहां पर पोल्स जनरेट हो। क्या जनरेट हो, पोल्स। पोल्स कैसे जनरेट होंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया HCl, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आया, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आया, तो दिस इज पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड का मतलब पोल्स जनरेट होंगे। और पोल्स कैसे जनरेट होते हैं, जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, वहाँ होते हैं पोल्स जनरेट। तो यहाँ पर आपका डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ नॉन पोलर की, नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब है कि वहाँ पर पोल्स आपके जनरेट नहीं होंगे, और पोल्स जनरेट नहीं होने का मतलब है कि नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मतलब कि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया H2, H सिंगल बॉन्ड H। H सिंगल बॉन्ड H का मतलब है कि आपकी जो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, डिफरेंस नहीं है, तो इसी को बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे और एग्जांपल मैं आपको दूं Cl2, है ना, F2, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब है ये नॉन पोलर बॉन्ड है। और नॉन पोलर बॉन्ड के मतलब केस में जो म्यू है यानी कि डाइपोल मूवमेंट है वो आपका 0 आता है। कितना आता है, 0। वही यहाँ पर लिखा है कि 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं, पोलर नॉन पोलर। पोलर के केस में डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं आता है। पोलर कब होंगे, जब पोल्स जनरेट होंगे, और नॉन पोलर कब होंगे, जब पोल्स जनरेट नहीं होंगे, तो आपका डाइपोल मूवमेंट कितना आएगा, 0। समझ आया, क्लियर है यहाँ तक। ओके, सो मैं एक सेकेंड देख लेती हूँ और भी है क्या हमारे पास स्लाइड, नहीं यही स्लाइड्स हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये यहाँ समझा रही थी। देखो
यहाँ तक समझ आ गया। अब कुछ केसेस लिखे हैं। केसेस क्या लिखे हैं कि अगर कार्बन हाइड्रोजन है तो डाइपोल मोमेंट इतना होगा, कार्बन नाइट्रोजन में इतना डाइपोल मोमेंट होता है। तो याद करने की जरूरत नहीं है। याद आपको क्या करना है कि जो पैरा कंपाउंड होता है शुड हैव नो डाइपोल मोमेंट। पैरा कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, पहली चीज। ऑर्थो आइसोमर हैव हाइयर वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट देन मेटा आइसोमर। ऑर्थो वाले का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ज्यादा होता है मेटा से। ठीक है, कुछ एग्जांपल है, CH3Cl में इतना होता है, Br में इतना होता है, आयोडीन में इतना होता है। तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो आपका डाइपोल मोमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि चार्ज बढ़ता है। फिर है द सिस फॉर्म हैज अ डेफिनेट डाइपोल मोमेंट। जो सिस फॉर्म होती है उसकी डेफिनेट डाइपोल मोमेंट होती है, ट्रांसफॉर्म जो होती है वो 0 होती है। ट्रांसफॉर्म और सिस फॉर्म पता है, आइसोमेरिज्म में आपको पढ़ाऊंगी। अभी आप इतना याद रखो कि जो सिस फॉर्म होती है वहाँ डाइपोल मोमेंट 0 होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म में डाइपोल मोमेंट 0 होता है। सेम चीज़ यहाँ लिखी है कि जो पैरा कंपाउंड होता है उसका डाइपोल मोमेंट 0, ऑर्थो कंपाउंड की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। देखो, मान लो पैरा पोजीशन पता है, ये मैंने आपको बेंजीन बताई, ये बेंजीन है, ये होती है हमारी और पैरा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा, फिर पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। तो पैरा वाले का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है। ठीक है, ऑर्थो वाले का मैक्सिमम होता है सबसे ज़्यादा, और मेटा का सबसे मिनिमम होता है। पहला कंडीशन जो आपको याद रखनी है। दूसरा आपको क्या याद रखना था कि सिस फॉर्म का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो डेफिनेट होता है, मतलब कुछ ना कुछ होगा डेफिनेट। लेकिन जो ट्रांस वाला होता है, ट्रांस, वहाँ डाइपोल मोमेंट आपका 0 होगा। ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है। अब मैं थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट के बारे में आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया BeCl2। ठीक है, तो हमें पता है बेरिलियम सेंटर पे होगा, एक Cl इधर होगा, दूसरा Cl इधर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बेरिलियम। तो इस पर चार्ज कैसा आएगा? पार्शियल नेगेटिव। क्या करेगा? अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इस पर कैसा आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। सेम एज इट इज ये क्या करेगा? पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, अब जब भी आप दिखाओगे इलेक्ट्रॉन्स, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ऐसा करके आप एरो बनाओगे। इसकी तरफ गए हैं तो इधर एरो, और यहाँ से गए हैं तो क्रॉस। सेम एज इट इज इधर से इधर गए हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ ऐसे और ये क्रॉस। अब देखो, ये बेरिलियम है सेंटर पे, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, दोनों तरफ फोर्स लगेगी तो कहीं भी नहीं जाएगा और मॉलिक्यूल यहीं के यहीं रहेगा। तो इस केस में डाइपोल मोमेंट आपका कितना आएगा? 0। कितना आएगा डाइपोल मोमेंट? 0। समझ आया? बहुत बढ़िया। और एग्जाम्पल इसमें आप लिख सकते हो BeF2, सेम एज इट इज BeF2, ये भी सेम आएगा। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। कैसे आया? समझ आया कि ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। जितनी फोर्स इधर वाला क्लोरीन लगाएगा इतनी ही फोर्स इधर वाला क्लोरीन लगाएगा, तो दोनों एक दूसरे की फोर्स को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कितना आएगा? 0। समझ आया यहाँ तक? अब कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ BF3। अब जब आप इसका डायग्राम बनाओगे तो आपको पता है B सेंटर पे आता है, एक फ्लोरीन इधर, दूसरा फ्लोरीन इधर, ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनेगी ये। ठीक है जी, यहाँ तक बढ़िया। अब मुझे बताओ, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बोरोन, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी कि कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ से क्रॉस आएगा। समझ आया? सेम एज इट इज इधर होगा, यहाँ क्रॉस आएगा क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। सेम एज इट इज इधर होगा, यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ क्रॉस आएगा। अब आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में रिजल्टेंट फोर्स, अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी है तो जब आप रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे इन दोनों का तो वो आएगा इधर रिजल्टेंट। तो जब भी आप देखो ये वाला और ऊपर वाला दोनों ये है रिजल्टेंट। अब दोनों सेम क्या कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। उधर फ्लोरीन खींच रहा है, इधर फ्लोरीन खींच रहे हैं, तो दोनों खींचेंगे और दोनों ही फ्लोरीन है, दोनों की ताकत सेम है। तो दोनों की ताकत सेम होने के कारण बोरोन ये कहीं भी नहीं जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट आपका कितना आएगा? 0। कितना आएगा डाइपोल मोमेंट? 0। समझ आया? 0 डाइपोल मोमेंट होता है BF3 का भी। और एग्जाम्पल्स देती हूँ। चलो अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ NH3 एंड NF3 का। ये NH3 है, ये आपका NF3 है। ठीक है, डायग्राम बनाओ। अगर आप इनका डायग्राम बना सकते हो, सेंटर पे नाइट्रोजन, H, अमोनिया एंड NH3 हमारा ये, और आपको पता होगा ऊपर आएगा आपका लोन पेयर, ये बनेगा। सेम एज इट इज N, F, F और इधर BF, और यहाँ आएगा आपके लोन पेयर। एक सेकेंड, ये आ गया आपका लोन पेयर। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखो, लोन पेयर की डायरेक्शन हमेशा बाहर की साइड होगी, ये याद रखना। लोन पेयर की डायरेक्शन किधर होगी? बाहर की साइड, दोनों तरफ। ठीक है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में दोनों में बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? नाइट्रोजन की ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा? नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सेम एज इट इज इधर नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो अपनी तरफ खींचेगा ऐसे। ठीक है, फ्लोरीन और नाइट्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऐसे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी भी ज़्यादा होगी उसकी तरफ शिफ्ट होंगे। अब आप एक चीज़ देखिए, दोनों में डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा आएगा?
अगर मैं बात करूँ NH3 की, तो NH3 में सारी ही फोर्सेस एक डायरेक्शन में लग रही हैं, ऊपर की तरफ लग रही हैं। देख के बताओ, ये भी है ना, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी, सारी ही ऊपर लग रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऊपर लग रही है, बाकी 3 नीचे लग रही हैं। तो किसका डायपोल मोमेंट आपको ज़्यादा लग रहा है? तो NH3 का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। म्यू ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ NF3। समझ आया? NH3 का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू NF3। देखने में क्या लग रहा है, NF3 का ज़्यादा होगा, लेकिन नहीं, NH3 का ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा और सारी ही फोर्स एक डायरेक्शन में लगेंगी। यहाँ पर फोर्स NF3 के केस में बट गई है कि फ्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है और लोन पेयर बाहर की साइड जा रहे हैं, तो दोनों तरफ अपोजिट लग रहा है। होगा कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट, लेकिन NH3 से कम होगा। समझ आया ये केस भी? ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में भाई कि आपका ऑब्जेक्टिव है, तो बताओ किसका 0 होगा, पैरा वाले का, ऑर्थो वाले का, मेटा वाले का। तो इतना आपको पता होना चाहिए। सो समझ आया यहाँ तक? ठीक है। तो बॉन्ड एंगल भी हमारा हो गया है, डायपोल मोमेंट भी हमारा हो गया है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी भी हो चुकी है। तो जितने भी पैरामीटर्स थे, बॉन्ड ऑर्डर भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।